नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा कई बार इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है और लोगों को उनके हक और उनके कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके चलते इस तरह की व्यवस्था उनके सामने होती। इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपके सामने रोजाना मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ, जिस पर कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का हम निदान करने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो वसीयत से जुड़े कानूनी प्रावधानों से संबंधित है। इस विषय से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात वसीयत की करने जा रहे हैं। वसीयत करने से पहले वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जिनके बारे में आपका जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। इस विषय से संबंधित रुचि आपकी है या कोई संकट आपके सामने वसीयत से जुड़ा नज़र आ रहा है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से वीरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज हम वसीयत पर बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि वसीयत आखिर है क्या और इसका महत्व क्या होता है। देखिए, जो विल का कॉन्सेप्ट है, एक आदमी अपनी जिंदगी भर कोई काम, अपनी प्रॉपर्टी बनाया, कमाई किया, अपनी संपत्ति बना रहा है, एटलीस्ट उसके मरने के बाद उस संपत्ति का क्या होगा। जैसे जब वो नहीं रहा उस वक्त उसकी प्रॉपर्टी जो उसने अर्जित किया या उसको पैतृक ढंग से मिली, उसको किस तरह से चीजों को आगे पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर हो। विल इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। विल की तरह से एक विल करके, एक वसीयत करके आदमी अपनी प्रॉपर्टी को जिसको वो चाहे वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। दैट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरेंस। विल के संदर्भ में प्रोविजंस पहले अलग अलग पहले स्थिति कुछ और थी, आज की डेट में स्थिति थोड़ी सी और है। जैसे पहले स्थिति ये रही कि विल अगर रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे विल का कॉन्सेप्ट ये है कि विल को आप कैसे करेंगे, कैसे विल एग्जीक्यूट करेंगे। आपने अपनी विल कर दिया और जिसको उससे लाभान्वित होना है, अगर वो उससे लाभान्वित न हो पाया तो उस विल का प्रभाव क्या रहेगा। अर्थात उस विल को कैसी हो कि एटलीस्ट उसका लाभ अगले को मिल सके, उस विल के एग्जीक्यूशन में कोई बाधा, कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए स्थिति ये रही कि पहले कॉन्सेप्ट ये रहा कि विल शुड बी रजिस्टर्ड। मतलब आदमी अपने जीवन काल में, अपने होशो हवास में, अपनी समझ में, अपनी जानकारी में अपनी संपत्ति जिसको देना चाहे उसको वो जाकर के अपनी विल पहले ड्राफ्ट करे, उसको विल ड्राफ्ट करा सकता है, ड्राफ्ट करा के उसको रजिस्टर कराए। विल शुड बी रजिस्टर्ड। चले, यानी आपका ये कहना है कि वसीयत का पंजीकरण कराना ज्यादा बेहतर होता है, उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उमराव सिंह जी हमारे साथ पहले दर्शक मुंबई से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर, मैं आर्मी पर्सन हूँ और मेरे मदर फादर एज्ड आदमी थे सर। उनको हमारे एक रिश्तेदार आकर के बोला कि आपका नामांकन चलाना है, अचल संपत्ति हमारी कृषि भूमि थी सर, राजस्थान जयपुर में। तो उनको मदर फादर को ले जाकर के उन्होंने और एक मुखत्यारनामा बना लिया और मदर के अंगूठे लगवा लिए और फादर के गवाह में साइन करवा के सर उन्होंने 1 साल 4 महीने बाद में अपने नाम से ट्रांसफर, मतलब अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दी उस बंदे ने। और इस बात का हमको 2 साल बाद पता लगा सर। और उन्होंने डीएलसी रेट जो उन्होंने बेची उस जमीन को तो बेचाना दिखाया है, उसमें डीएलसी रेट से भी कम रेट में उन्होंने वो विक्रय पत्र बनाया। तब आपके सामने दिक्कत क्या आ रही है, आप क्या जानना चाहते हैं? सर
मैं जानना चाहता हूँ कि सर अभी क्या रेमेडीज है इसके अंदर अपने को। वीरेंद्र मिश्रा जी क्या जवाब देंगे? जी, आज की डेट में दो चीजें ये कह रहे हैं। इनका जो पूरा क्वेश्चन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जी, पहली चीज ये है कि इनकी प्रॉपर्टी, इनका ये कहना है मुख्तारनामा कर करके उन्होंने बेच दिया, ठीक है। अब पहली चीज तो यही बनती है कि खाली मुख्तारनामा कर करके ये इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता था वो आदमी। दूसरी चीज जो यहां पर रह गई बात, जिसने भी वो प्रॉपर्टी सेल किया, जब इनके संज्ञान में ये बात आ गई तो इनकी लायबिलिटी है कि जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है वो सेल डीड कैंसिलेशन का सूट दाखिल करें अपने कंसर्न सिविल कोर्ट में जाकर के, ये सेल डीड कैंसिलेशन का सूट दाखिल करें। और उसी के साथ साथ इनको ये पावर है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज में जाकर के भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इनकी बात में जो ये कंटेंट कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसने फ्रॉड प्ले किया है तो मीनिंग देयर बाई कि उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जितना ये डिले कर रहे हैं वो डिले इन्हीं के खिलाफ है। जितना भी ये डिले कर रहे हैं, डिले के साथ साथ इनकी रेमेडीज कम होती जा रही हैं, क्योंकि ये डिले का रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। इनको पता, आखिर इनको डिले एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि अभी जब आपके संज्ञान में आ गया तब आप कहां थे अभी तक। जी, इनको तुरंत इस चीज का एक तरफ सेल डीड कैंसिलेशन, दूसरी तरफ एफआईआर, दोनों रेमेडीज इनके पास है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो इनका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। और उम्मीद करते हैं उमराव सिंह जी, जो तरीका आपको अभी मिश्रा जी की तरफ से बताया गया वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। अगले दर्शक देहरादून से गुलिस्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। ये है कि हमारे ससुर जी ने ना वसीयत करी थी, उसमें जो मेरे देवर है उनके नाम, मतलब उनके लड़के के नाम उन्होंने सारी कर दी, मतलब वसीयत बना दी है, सारी प्रॉपर्टी कर दी है। और जबकि मतलब 4 भाई है मेरे हस्बैंड वगैरह। जी जी, 5। हाँ। तो अब ये है कि केस तो चलते हुए 16-17 साल हो गए हैं। उसमें मेन जो गवाह था, एक गवाह तो डेथ हो चुकी है और दूसरा जो वो हमारे फेवर में है। पहले वाला भी वैसे तो हमारे फेवर में ही था। और ये सच है, ये झूठ भी नहीं है कि हम बिल्कुल हक के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। मिश्रा जी, क्या कदम उठाना चाहिए, क्या विकल्प इनके पास बचता है? इन्होंने अभी कहा कि अपने ये कंटेस्ट कहीं कर रहे हैं। जी, इन्होंने कहा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उससे कहीं पहले ये कहीं कंटेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी, अगर ये कंटेस्ट कर रहे हैं, इनके पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो विल की वो प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति रही है, जिसने विल किया, जो विल का एग्जीक्यूटर है, उन एग्जीक्यूटर को जो एग्जीक्यूटर को प्रॉपर्टी अगर अपनी पेरेंटियल प्रॉपर्टी से मिली, पैतृक संपत्ति से मिली, तो उसमें वो पूरी प्रॉपर्टी खाली एक लोग को विल नहीं कर सकते। जी, ऐसे परसुएंस में इनको इस पॉइंट पे जो इनका अपना राइट है, जो इनका अपना राइट है, उसके लिए ये कंसर्न सिविल कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हैं। कदम क्या उठाएंगे? इनको उस विल को अगर जो विल उन्होंने एग्जीक्यूट कराया है, इनका कहना है कि एक गवाह की डेथ हो चुकी है। जी, एक गवाह की डेथ हो चुकी है। पहले इस विल की जेन्युइननेस इनको चेक करना चाहिए सिविल कोर्ट में, और देखना चाहिए कि विल कितनी जेन्युइन है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं गुलिस्ता जी, जो आपका सवाल था तो उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लगातार दर्शक जुड़ भी रहे हैं। अमित अगले दर्शक हमारे साथ गुजरात से हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए अमित। सर एक्चुअली ये क्या है कि 2 फैमिली का मैटर है। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हुई जी, और इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने वाइफ को बहुत मारा। हाँ। तो उसके बाद कुछ दिन बाद उनको, एक दिन बाद लड़की के मम्मी पापा को पता चला, तो वो क्या किए, उसको अपने घर ले आए। अभी लड़की की एज नियर अबाउट 34 और लड़के की उम्र नियर अबाउट 38 अप्रोक्सीमेट ही है। जी जी, तो इसमें क्या हुआ, और लड़की के 4 बच्चे हैं। एक लड़की 7 में पढ़ती है, 4 में पढ़ती है, और तीनों 2 में पढ़ते हैं ऐसे बच्चे। दिक्कत क्या हो रही है, सीधा सवाल कीजिए। हाँ सर, इसमें ये दिक्कत है कि अभी वो लड़की पक्ष वाले अपने बेटी को ले गए, तो अभी फिर लड़की पक्ष वाले अपनी सास को कॉल करके बोलते हैं कि
हाँ अब सही हो गई हैं, 1-2 दिन में जाएंगी। तो लड़की क्या, सॉरी लड़के का माँ बोलता है कि अब 5-6 महीना रखिए। फिर वो लड़का जो है किसी और से उसका कंप्लेन करता है कि ऐसा है नेचर, ये है वो है वगैरह वगैरह, पैसा दिया, ये किया वो किया, तो हम इनको नहीं रखेंगे, ऐसा मतलब बोलता है। नहीं तो अब दिक्कत आपके सामने क्या आ रही है कि वो लोग तैयार नहीं है साथ में रखने के लिए? जी ऐसा मतलब वो बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग मतलब लड़की के घर वाले लेके गए नहीं अभी तक। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र मिश्रा जी, क्या इनके पास विकल्प बचता है? ये मामला सुलह समझौते से निपटना ज्यादा बेहतर है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना भी इनके लिए जरूरी है? ज्यादा बेटर है, इनके लिए ज्यादा बेटर होगा कि पहले ये एटलीस्ट जो एक तरह की मेडिएशन प्रोसेस है उसको ये अपना सकते हैं, ये आपस में बातचीत करके देखें। इट इज मच बेटर फॉर हिम, ये इनके लिए ज्यादा बेटर होगा। मगर उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि अगर मन की बात नहीं बनती है तो उस वक्त भी ये सिविल कोर्ट में जाकर के एफआईआर करने से, ये सारी प्रोसीडिंग करने से पहले, इसीलिए हमारे यहाँ एक प्री लिटिगेशन सेंटर बनाया गया है। प्री लिटिगेशन सेंटर मतलब कि उस मुकदमे को करने से पहले आप सिविल कोर्ट के प्री लिटिगेशन में जा करके अपनी बात को बता सकते हैं। तो उस सेंटर में वहां पर अगर इनमें आपस में सुलह समझौते में कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस वक्त मुकदमे से पहले ही सिविल कोर्ट में मीडिएटर्स होते हैं, वो बैठ करके इनके केस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और हो सकता है कि इनमें सुलह हुई, फिर से अपना वैवाहिक जीवन ठीक से आगे चलाएं, क्योंकि 4 बच्चे हैं, इसके साथ साथ इनको ये भी देखना है। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं अमित जी, आपका जो प्रश्न था, आपको लग रहा होगा कि जो तरीका आपको बताया गया, जो परामर्श आपको दिया गया है, अगर वो आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो विवाद की स्थिति आपके यहाँ पर है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। बलराम, अगले दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है बलराम जी, सवाल कीजिए। शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई विकल्प, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके सामने मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, और फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और क्या बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज हम चर्चा वसीयत की कर रहे हैं, विल की, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ बेधड़क जुड़ सकते हैं। मैं वीरेंद्र मिश्रा जी, एक चीज़ जानना भी बेहद ज़रूरी कि आखिर वसीयत कौन करा सकता है, वसीयत कराने का सही तरीका क्या है, क्या वसीयत कराने के लिए कोई तय फॉर्मेट है क्या? देखिए, वसीयत कोई भी व्यक्ति जो मेजर है वो चाहता है कि वो अपनी विल एग्जीक्यूट कर दे, वो अपने फ्री कंसेंट से गवाहों की उपस्थिति में अपनी विल एग्जीक्यूट कर सकता है। और उस विल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विल के 2 विटनेस होने चाहिए जो कहे कि हाँ ठीक है, उनके सामने ये विल जो है एग्जीक्यूट की गई है। और विल उसी प्रॉपर्टी का कर सकता है जिस प्रॉपर्टी का वो ओनर है, क्योंकि ट्रांसफर, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसी की जा सकती है जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ आज की डेट में साइबर वर्ल्ड है, आज की डेट में सब कुछ इट इज मच बेटर कि सब कुछ डिजिटल है आज की डेट में, तो लिहाजा इनके पास डिजिटल लॉकर्स की फैसिलिटीज भी हैं। आज एक आदमी अपनी विल एग्जीक्यूट करा करके उसको डिजिटल की एंड लॉकर्स में उस चीज का इस्तेमाल करके उस चीज को सेव कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि विल आदमी अपने, सपोज दैट आपने किसी को विल एग्जीक्यूट किया और उस विल एग्जीक्यूशन के बाद 1 साल बाद ये लगता है कि ना ये जो मैंने विल एग्जीक्यूट कर दिया वो गलत आदमी को कर दिया, ये प्रोसेस ये ठीक नहीं है, तो आप दूसरी विल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तीसरी कर सकते हैं। फाइनल विल इज कंक्लूसिव। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम एक विल कर दिया तो दैट इज मैंडेटरी एंड बाइंडिंग ऑन यू, वो आपके ऊपर भी बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है। आप अपनी विल को चेंज कर सकते हैं अपने जीवन काल में जी, और आपको उसको उस वक्त स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में 2 गवाहों की उपस्थिति में आप अपनी संपत्ति को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। चले बिल्कुल, और भी तमाम बारीकियों को हम समझेंगे। बलराम जी हमारे साथ एक बार फिर राजस्थान से जुड़ गए हैं। बलराम जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे 2 लड़कियां और 1 लड़का जी,
तो एक वो लड़का मेरा चल बसा। लड़के के मेरे एक पोता है, एक पोती है, तो उस पोते के नाम मैं प्रॉपर्टी मेरी आती करवाऊं तो क्या करूं? आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है, एक बार सीधा प्रश्न कीजिए, क्या क्या परेशानी आ रही है? आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, आगे अपनी बात पूरी कीजिए। चल बसा बेटा, चल बसा मेरा। जी जी जी। अच्छा, एक तो बेटे का निधन हो गया। मेरे एक पोता है, उसके नहीं, परेशानी आपके सामने क्या आ रही है? चलो, शायद संपर्क टूट गया है। वीरेंद्र मिश्रा जी, सवाल आपको समझ आया? इनका ये कहना था कि इनके एक बेटे की डेथ हो गई है, जी। ये उस प्रॉपर्टी को अपने नाती को देना चाह रहे थे। जितना मुझे समझ में आया इनका क्वेश्चन, ये अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाती को देना चाह रहे थे। ही कैन डू इट, ही कैन डू इट। ये ऐसा करने में कोई लीगल बार नहीं है इनके सामने कि ये दे ही नहीं सकते। तो इन्हें क्या 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 कदम जो उठाने इनकी पड़ेंगे? अपनी जो ही कैन एग्जीक्यूट एंड विल, ये चाहे तो ये विल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी। ये चाहे तो अपने जीवन काल में उस संपत्ति की उस वसीयत के साथ साथ चाहे तो सेल डीड एग्जीक्यूट कर दें, उसके नाम बैनामा कर सकते हैं। अगर वो मेजर है तो मच बेटर कि वो मेजर है, तो उसको, अगर वो मेजर है तो उसके नाम वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। जी, चले बिल्कुल। इसमें कोई कानूनी बाधा इनके लिए इस स्टेज पे नहीं है। चले बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि बलराम जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो जो तरीका वीरेंद्र मिश्रा जी ने आपको बताया है कि आप इसके लिए अधिकृत हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अपने बेटे के न रहने के बाद अपने पोते के नाम पर वसीयत करना चाहते हैं तो कानूनी विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आप किसी वकील की सलाह भी ले सकते हैं जो आपकी इन परेशानियों को दूर करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और फिर सवाल कीजिए। सर, मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी सिद्धार्थ जी। जी, अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, तो सर ये मुझे किसी वसीयत पे जानना। हाँ सर, वसीयत को लेके कुछ लोगों ने सर हमें फैमिली साथ स्टार्ट किया। उन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी को कैप्चर करने के लिए गलत तरीके से मेरे बाबा जी का जो है फर्जी एक वसीयत बनाया, और प्रॉपर्टी पे सर हावी होना चाह रहे थे, जिसके लिए यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ के पूरी तहसील में जो ये वसीयत को रजिस्टर करते हैं जी, तो सर वो अनरजिस्टर्ड वसीयत एक बना के और उसी को सर फॉलो किया। जबकि 2003 के बाद रूल आया था कि जो अनरजिस्टर्ड वसीयत फॉलो मान नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी सर मेरी प्रॉपर्टी को हाईलाइट चलिए करने के आप लिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र मिश्रा जी, क्या इनके पास विकल्प बचता है? और साथ ही इस तरह के मामले अक्सर भी सामने आते हैं जब आरोप यही लगते हैं कि फर्जी तरीके से वसीयत करा ली गई है, तो ऐसे मामलों में इस तरह की वसीयत को कैसे चुनौती दी जा सकती है जो भ्रष्टाचार के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए तैयार की गई? इनके पास फिर मैं कहूंगा कि दो रेमेडीज अवेलेबल हैं। ये एक तरफ तो ये उस विल को जो इन्होंने एग्जीक्यूट कराई गई है वो विल फ्रॉडलेंट है, मीनिंग देयर बाई ये उस विल को जो फ्रॉड कमिट किया गया है ये क्रिमिनल लायबिलिटी है। इसके लिए, इस क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए इनके पास पावर है कि ये जिसने भी वो फ्रॉड कमिट किया है उसके अगेंस्ट ये एफआईआर लिखा सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर उस विल के एग्जीक्यूशन, उस विल के लाइट में उसने उस विल का मिसयूज किया है, कुछ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी करा लिया है या किसी भी मीडियम से सेल डीड कर सकता है, उस आदमी ने उसी विल को दिखा करके सेल डीड करा लिया है, अपना नाम चढ़वा लिया है, तो सेल डीड कैंसिलेशन के लिए भी ये सूट दाखिल कर सकते हैं। इनको सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटीज है। लेकिन अगर वसीयतकर्ता का निधन हो जाता है, जैसा इनका कहना है कि निधन हो गया उनके दादाजी का, तो उस परिस्थिति में क्या गवाहों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? ये सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन से इनकी रेमेडी अवेलेबल है। वो डिक्लेरेटरी सूट में इस चीज का ये बातें सामने आ जाएंगी कि इनका सही सक्सेसर कौन है, और आज जो उस बिल का लाभ ले रहे हैं वो उसमें अपोजिट पार्टी होंगे, वो उसमें अपीयर होंगे, वहां पर वो उस बिल को रखेंगे कि साहब देखिए मेरा राइट यहां से है। तो वो ये अगर डिक्लेरेटरी सूट दाखिल करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम अपने आप वहीं पर शॉर्ट आउट हो जाएगी।
चले बिल्कुल उम्मीद और करते अगर हैं। ये इनके लीगल सक्सेसर है इस चीज को प्रूव कर सकते हैं तो ये वो इनके फेवर में आएगी। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं सिद्धार्थ जी, जो तरीका आपको वीरेंद्र मिश्रा जी ने बताया वो तरीका अगर आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी ये परेशानी है इससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। अगर किसी ने गलत तरीके से वसीयत अपने नाम पर कराई है तो आपके पास कानूनी तौर पर विकल्प है, लेकिन उसे आपको साबित करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया वीरेंद्र मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।